आज के इस वीडियो में हम रीसेंट कुछ डेज के करंट अफेयर कवर करने जा रहे हैं। तो ये करंट अफेयर हमने सीक्वेंस में अरेंज कर रखे हैं। पहले इंटरनेशनल न्यूज, फिर नेशनल न्यूज, फिर स्टेट लेवल गवर्नमेंट के जो न्यूज होते हैं, ताकि आपको लॉजिकली इन चीजों को याद करने में मतलब ज्यादा आसानी रहे। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहली खबर है यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर एक नई इंटरनेशनल ग्रुप की फॉर्मेशन को अनाउंस किया है। तो ये 4 कंट्रीज हैं, 1 2 3 4। तो आप याद रखोगे यूनाइटेड स्टेट्स, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो 4 कंट्रीज है, इसलिए जो नई जो पॉलिटिकल एंटिटी कह लो या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कह लो, इसका नाम क्वाड ग्रुपिंग इसको कहा जाता है। क्वाड का मतलब होता है 4। तो जैसा कि अगर आप न्यूज देख रहे होगे रीसेंट टाइम्स के, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है काफी सालों के बाद, ऑलमोस्ट 18 इयर्स के बाद, वो अफगानिस्तान से पुल आउट कर रहा है, अपनी आर्मी को निकाल रहा है। तो अफगानिस्तान में एक तरह से समझ लो कि पॉलिटिकल क्राइसिस को हैंडल करना है, ये प्रायोरिटी है अमेरिका के लिए। तो इसलिए आप देखोगे कि इसमें कौन कौन से कंट्रीज शामिल है। यूनाइटेड स्टेट, अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये 4 कंट्रीज ने मिलकर ये ग्रुपिंग बनाई है। तो इसका मकसद भी यही है कि अफगानिस्तान को फोकस में रखते हुए, तो आप याद रखोगे। एक और चीज जो आपको याद रखनी है कि ये पहली क्वाड ग्रुपिंग नहीं है। तो क्वाड ग्रुपिंग क्या है? इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें 4 कंट्रीज शामिल होती है, क्योंकि क्वाड का मतलब ही 4 होता है। तो ये पहली क्वाड ग्रुपिंग नहीं है, ये आप याद रखोगे। एक और क्वाड ग्रुप एग्जिस्ट करता है, यानी 4 और कंट्रीज का एक और ग्रुप एग्जिस्ट करता है, इंडिया भी उसका पार्ट है। तो जो ओरिजिनल क्वाड ग्रुपिंग थी उसमें कौन सी 4 कंट्रीज शामिल थी? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड नेशंस। यानी ये 4 कंट्रीज की एक क्वाड ग्रुपिंग ऑलरेडी थी और ये दूसरी ग्रुपिंग जो भी हमने डिस्कस करी। तो आप याद रखोगे। फिर से मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड स्टेट्स, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ने नई क्वाड ग्रुप बनाई है। इसके पहले जो एक और क्वाड ग्रुपिंग थी जिसका पार्ट इंडिया भी था, उस क्वाड ग्रुपिंग के मेंबर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स। अब अगली न्यूज देखते हैं। एरियल हेनरी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं हेती के। तो बस आप नाम याद रखोगे और कंट्री का नाम याद रखोगे। एरियल हेनरी हेती के प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये हेती जो कंट्री है वो कहां है? वो कैरेबियन सी में लोकेटेड एक कंट्री है, क्यूबा के पास। ठीक है ना? तो हेती की कैपिटल भी आप चाहो तो याद रखो। वैसे बहुत मतलब करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन ज्योग्राफी में भी या जीके में कभी आपसे पूछी जा सकती है सारी चीजें। तो हेती की कैपिटल क्या है? पोर्ट ऑ प्रिंस। तो अगली न्यूज है कि पेरू के अगले प्रेसिडेंट बने हैं पेड्रो कैस्टिलो। तो नाम याद रखोगे और कंट्री का नाम याद रखोगे और डेजिग्नेशन याद रखोगे कि प्रेसिडेंट बने हैं। तो पेड्रो कैस्टिलो कहां के? पी फॉर पेड्रो, पी फॉर पेरू। तो पेरू क्या है? तो पेरू साउथ अमेरिका में लोकेटेड एक कंट्री है, ये आप देख सकते हो मैप पे। तो पेरू की कैपिटल भी मैं आपको बता देता हूं। पेरू की कैपिटल है लीमा। अगली न्यूज देख लेते हैं। लिवरपूल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस हासिल था, लिवरपूल को। तो वो स्टेटस अब वापस ले लिया है यूनेस्को ने। तो यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन से एसोसिएटेड एक ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशन के कई सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो यूनेस्को जो होता है वो वर्ल्ड हेरिटेज या कह लो कि वर्ल्ड हिस्ट्री, इन सब चीजों को प्रमोट करने के लिए जो ऑर्गन होता है। तो यूनेस्को ने क्यों ले लिया लिवरपूल से? तो लिवरपूल यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का एक ऐतिहासिक शहर है, हिस्टोरिकल शहर है। तो उसको यूनेस्को ने क्यों आखिर उसका हेरिटेज स्टेटस वापस ले लिया, ये आपको समझना होगा। क्योंकि जिस वजह से उसे स्टेटस मिला था, यानी कि उसकी जो एंशिएंट बिल्डिंग वगैरह वो सब थी, तो अभी वहां पे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना लिवरपूल में, उसकी वजह से इन बिल्डिंग्स को अच्छे से मेंटेन नहीं किया, उसमें कुछ डैमेज आ गए। कुछ नेम प्लेट्स वगैरह थे जो एंशिएंट टाइम के थे, राइटिंग्स वगैरह, उन सब
में कुछ चोट पहुंच गई है, जिसकी वजह से यूनेस्को ने लिवरपूल से कहा कि आप मेंटेन नहीं कर पाए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं तो उनको आप मेंटेन नहीं कर पाए, आप ठीक से उस की देखभाल नहीं कर पाए, तो उसने अपना स्टेटस वापस ले लिया है। तो ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी सिटी से उसका वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस वापस लिया गया हो। इसके पहले भी जो ड्रेसडेन शहर है उसमें एल्ब वैली नाम की जगह थी, और ओमान जो एशिया में कंट्री है, वहां पे ऑरिक्स सेंचुरी नाम की एक जगह हुआ करती थी। तो इन दोनों से भी पहले भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज वापस लिया है। तो खैर अभी आप याद रखोगे लिवरपूल, क्योंकि ये हाल फिलहाल की न्यूज है तो इसके पूछने के चांसेस बहुत है। तो लिवरपूल आप याद रखोगे ब्रिटेन का एक शहर है और फेमस वहां का फुटबॉल क्लब तो आप सब जानते ही होंगे। तो अगली न्यूज है हमारे नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश ने क्या किया है कि उसने सोशल मीडिया को एक्सेस करने के लिए जो फ्री इंटरनेट सर्विसेज वहां के सिटीजन्स को मिलती थी उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया है। तो आप कहोगे कि ये फ्री इंटरनेट सर्विसेज क्यों मिलती थी वहां के सिटीजन्स को? तो ये गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करती थी, बल्कि वहां की जो टेलीकॉम कंपनीज थी, तो टेलीकॉम कंपनीज ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स बनाने के लिए क्या करते थे कि सोशल मीडिया जैसे फेसबुक ट्विटर जब आप चलाओगे तो उसके बिल्कुल भी पैसे नहीं कटते थे, उसका डेटा नहीं कटता था, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर एक्वायर करने के लिए। तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने सोचा कि ये जो सोशल मीडिया है इसका बहुत बैड इफेक्ट हो रहा है हमारे सिटीजन्स पे, तो इस चीज को कट डाउन करने के लिए कि लोग कम से कम सोशल मीडिया एक्सेस करें, तो वहां की गवर्नमेंट ने कहा है टेलीकॉम कंपनी से कि आप ये वाली जो फ्री इंटरनेट दिया करते हो सोशल मीडिया एक्सेस करने के लिए उसको आप बिल्कुल बंद कर दो आपसे। तो बांग्लादेश में हुआ ये। अब आप नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या इंडिया में भी आप चाहते हो कि ऐसा हो या नहीं हो। प्लीज एक मैं जानना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो अगली न्यूज है अमेजॉन, जो आप जानते ही हो कि दुनिया की इतनी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। तो अमेजॉन के फाउंडर जो उसके सीईओ थे जो अभी रिटायर हो गए, उन्होंने हैंड ओवर कर दिया। तो अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस जो दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्संस में है, तो जेफ बेजोस स्पेस गए थे। तो स्पेस जैसे बिल्कुल उसको स्पेस नहीं कहेंगे, तो अर्थ के ऑलमोस्ट लाइक 100 किलोमीटर ऊपर जाके ये लौट गए। तो इनको 10 मिनट की फ्लाइट इन्होंने की। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि ये किस रॉकेट में बैठ के गए थे, ठीक है ना। तो ये जेफ बेजोस की कंपनी ने ही बनाया था और इस रॉकेट का नाम रखा गया था ब्लू ओरिजिन, ठीक है ना। ब्लू ओरिजिन नाम के रॉकेट से ये गए थे अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस। बस इतना याद आप रखो, काफी है। तो अगली न्यूज है मिलिट्री से कि 3 कंट्रीज यानी इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, ये जो 3 कंट्री है इंडियन ओशियन में लोकेटेड है ना, ये तीनों कंट्रीज। तो इन तीनों कंट्रीज ने मिलके अभी ये देखना वर्चुअल ट्राइलेटरल एक्सरसाइज अभी कंडक्ट किया है, जिसका नाम है TTX 2021। तो किन कंट्रीज ने किया? इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स। ये कहां पे ये मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई? तो ये तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वर्चुअल हुई है। वर्चुअल तो लोकेशन का तो कोई मतलब नहीं बनता। तो ये जो तीनों कंट्रीज हैं ये पहले भी एक्सरसाइज करती रही हैं। तो ये तीनों कंट्रीज बेसिकली एक साथ आई है ताकि इंडियन ओशियन रीजन जो है जहां पे तीनों कंट्रीज सिचुएटेड है, तो वहां पे जैसे कि नार्कोटिक्स, ड्रग ट्रैफिकिंग हुआ करती है, तो ये तीनों कंट्रीज एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगी और साथ ही साथ कोई रेस्क्यू मिशन हो, कोई सर्च करना हो पूरे रीजन को, तो तीनों कंट्रीज एक दूसरे को टेक्नोलॉजी और मिलिटरली हेल्प करेंगी। तो आपको पता ही है कि इंडियन गवर्नमेंट की जो अभी फॉरेन पॉलिसी है, जिसको कि नेबरहुड फर्स्ट भी कहा जाता है मीडिया में, यानी कि अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज है उससे फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करो ताकि चाइना का इन्फ्लुएंस मतलब वहां तक ना पहुंचे, उसके पहले आपका इन्फ्लुएंस वहां पे ज्यादा हो जाए। तो नेबरहुड फर्स्ट और सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर। तो ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। ये सब बहुत फेमस टर्म्स है। अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या इन सबको अच्छे से फॉलो करते हो तो आप इन सारे टर्म्स से फेमिलियर होगे। तो कई बार एग्जाम्स में ये सारी चीजें पूछ ली जाती है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है, सागर क्या है, तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो अगली न्यूज पे चलते हैं। तो इंडिया की जो पहली पॉड टैक्सी है
वो स्टार्ट हो गई है, वो ऑपरेट करने लगी है नोएडा एयरपोर्ट से जेवर फिल्म सिटी। तो जेवर ये दोनों जो लोकेशन है वो उत्तर प्रदेश में ही है। तो आप पूछोगे कि ये पॉड टैक्सी क्या है। तो पॉड जैसे कि रेल के डब्बे होते हैं, तो ये छोटे छोटे डब्बे होते हैं जिसमें कि एट अ टाइम 6 ऑलमोस्ट 6 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। और इनके एलिवेटेड, जैसे मेट्रो के लिए स्पेशल ट्रैक बनी होती है वैसे इन पॉड्स के लिए, और ये काफी स्पीडली ये पॉड्स आपको आपके लोकेशन पे पहुंचा सकती हैं। तो बस आप याद रखोगे कि पहली पॉड टैक्सी कहां से कहां के बीच स्टार्ट हुई है, तो नोएडा एयरपोर्ट से जेवर फिल्म सिटी। तो ये याद रखना कि आप नोएडा से बहुत ज्यादा दूर नहीं, ऑलमोस्ट लाइक 30-40 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे जेवर नाम की एक अर्बन सिटी, मतलब अर्बन तो नहीं कह सकते, रूरल लोकेशन है। तो वहां पे फिल्म सिटी भी बन रही है। तो ये भी आप याद रखोगे, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जैसे मुंबई में एक फिल्म सिटीज वगैरह है ना, तो वहां पे जेवर में भी बन रही है। तो अगली न्यूज है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर तो हैं लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी तो हैं, तो वो कहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश, वाराणसी से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो अपनी कंस्टिट्यूएंसी वाराणसी में उन्होंने अभी रिसेंटली रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, तो इसमें आपको याद जो चीज रखनी है कि इसकी लोकेशन कहां है, तो वाराणसी। रुद्राक्ष आप जानते हो कि भगवान शिव से एसोसिएटेड है, और वाराणसी तो भगवान शिव की ही सिटी कही जाती है। तो आप याद रखने में आपको आसानी होगी, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में। अब यहां याद रखने की जो एक और चीज है कि इसको जापान की हेल्प से बनाया गया है, जापान की हेल्प से, ठीक है ना। तो किस कंट्री ने हेल्प किया, तो जापान ने हेल्प किया। तो ये क्या है, ये एक कन्वेंशन सेंटर। कन्वेंशन सेंटर क्या होता है, एक तरह का कॉन्फ्रेंस हॉल जहां लोग बैठ सके, गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स या फंक्शंस वगैरह हो सके, तो वही कन्वेंशन सेंटर है ये। तो अगली न्यूज, तो इंडिया जो है दुनिया का 5वां लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर बन गया है। तो अब ये फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, तो देखो हर कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक होती है, जैसे भारत, अगर इंडिया की सेंट्रल बैंक की बात करो तो वो क्या है, रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो किसी भी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक होती है वो दूसरी कंट्रीज की करेंसी को स्टोर करती है अपने यहाँ, ताकि अगर उनकी खुद की करेंसी में कुछ बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो तो वो एक बैलेंस बना रहे, उनके पास रिजर्व बना रहे। तो इसी चीज को फॉरेन रिजर्व बोलते हैं। तो दुनिया में इस वक्त फॉरेन रिजर्व यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसको कि फॉरेक्स, फॉरेक्स का फुल फॉर्म क्या है, फॉर का मतलब फॉरेन, एक्स का मतलब एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में इंडिया जो है पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे आ गया है। तो इंडिया के पास कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इस वक्त, तो ऑलमोस्ट $502 बिलियन के बराबर है, $502 बिलियन के। तो ये किसने हमें बताया, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही हमें बताया है कि देखो हमारे पास इतनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गई है। तो ये पहली बार हुआ है कि इंडिया बोलो या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलो, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 500 बिलियन का मार्क क्रॉस किया। तो इस मार्क को क्रॉस करने की वजह से, इस अचीवमेंट की वजह से ही इंडिया क्या हो गया है, पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर पे आ गया है। तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि पहले नंबर पे कौन सी कंट्री है, तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो चाइना है पहले नंबर पे, चाइना पहले नंबर पे है, उसके बाद जापान का नंबर आता है, उसके बाद यानी चाइना पहले नंबर पे, फिर जापान, फिर स्विट्जरलैंड और फिर रशिया, और 5वें नंबर पे आप देख ही रहे हो इंडिया। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। तो जैसा कि आप जानते हो कि रिसेंट कुछ टाइम से वैकेंसीज जो निकल रही है उनमें मतलब काफी अच्छी खासी फ्रीक्वेंसीज में वैकेंसी वगैरह निकल रही है, और ऑब्वियसली आप भी किसी ना किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर ही रहे होगे, इसीलिए आप विद्या गुरु के साथ जुड़े हुए हो। और बाय द वे, अगर आप अभी तक आपने विद्या गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकॉन भी चाहो तो आप दबा देना, ताकि फ्यूचर में भी हम कोई भी वीडियोस अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो प्लीज सब्सक्राइब तो आप कर ही लो। और अगर आप, क्योंकि आप करंट अफेयर में इंटरेस्टेड हो, तो जैसा कि मेरा गेस है कि आप किसी ना किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे जरूर। तो विद्या गुरु के बारे में अगर आप पता करोगे तो विद्या गुरु पिछले 8 to 10 ईयर्स से
वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है एसएससी। सीजीएल की बात करो आप, या फिर बैंकिंग के एग्जाम्स की बात करो, इवन स्टेट सर्विसेज की बात करो, जैसे बीपीएससी हो गया, तो बीपीएससी में इस साल भी हमारे कई सारे कैंडिडेट्स वगैरह सेलेक्ट हुए, या फिर राजस्थान आरएएस जो की बात कर लो आप, यूपीपीएससी की बात कर लो, तो पिछले 8 to 10 ईयर्स में कॉन्स्टेंटली हमने बहुत सारे रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं। तो आपको विद्या गुरु में हर एग्जाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल कोर्स, मतलब पर्टिकुलर उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कई सारे बाकी इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, एक कोर्स बना लेते हैं और फिर उसी कोर्स को हर एग्जाम में उसको एसोसिएट कर देते हैं, लेकिन हमारे केस में वैसा नहीं है। आप हर एग्जाम के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक, ना ज्यादा ना कम। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये विद्या गुरु की वेबसाइट है, ये आप यूआरएल यहाँ पे देख सकते हो। तो आप प्लीज इस वीडियो के खत्म होने के बाद ये वेबसाइट जरूर विजिट करना। इसमें कई तरह के अभी डिस्काउंट्स वगैरह चल रहे हैं, और क्योंकि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में तो रेगुलर तो आप जैसे बाहर जाके आप प्रिपरेशन वगैरह किया करते थे उसमें तो आपको काफी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो विद्या गुरु के पास हर तरह के कोर्सेज, पेन ड्राइव कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज आपको हर एग्जाम के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद एक बार आप विद्या गुरु की जो वेबसाइट है उसको जरूर विजिट करना, और आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वहां पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट न्यूज है वो है कि पीयूष गोयल, जो कि बीजेपी के पॉलिटिशियन है और मिनिस्टर भी हैं, तो पीयूष गोयल को राज्यसभा का लीडर चुन लिया गया, या कह लो कि बीजेपी ने अनाउंस किया है। तो पीयूष गोयल क्या बनाए गए हैं, राज्यसभा के लीडर। तो पीयूष गोयल इस वक्त उनकी डेजिग्नेशन क्या है, वो राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है ही, साथ ही यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, अभी जो रिसेंट कैबिनेट रीशफल हुई उसकी भी वीडियो आपको विद्या गुरु की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स बनाए गए हैं वो रिसेंटली, और साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री एंड मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो आपको मिनिस्टर्स और उनकी पोर्टफोलियो भी याद रखें, क्योंकि रिसेंटली ही आप जान रहे हो कि रिशफल हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो बात करते हैं पीयूष गोयल की। तो पीयूष गोयल क्यों न्यूज में आए रिसेंटली, एक तो उनकी पोर्टफोलियो बदली गई, पहले वो रेल मिनिस्टर थे, अब मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री और कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर बन गए। और क्या वजह है न्यूज में आने की, कि वो राज्यसभा के लीडर बनाए गए हैं। तो राज्यसभा में एक लीडर होता है, एक डेप्यूटी लीडर भी होता है। तो राज्यसभा के डेप्यूटी लीडर बनाए गए हैं। डेप्यूटी लीडर कहां के, राज्यसभा के। तो कौन बनाए गए हैं, मुख्तार अब्बास नकवी। तो मुख्तार अब्बास नकवी भी भारतीय जनता पार्टी के ही पॉलिटिशियन है, बीजेपी से ही एसोसिएटेड है, और साथ ही साथ वो यूनियन मिनिस्टर भी हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर भी हैं। तो इनसे पहले पीयूष गोयल इस पोस्ट पे थे, तो पीयूष गोयल की भी प्रमोशन हो गई डेप्यूटी लीडर से वो लीडर बन गए, और क्योंकि डेप्यूटी लीडर की पोस्ट खाली हो गई तो उस पोस्ट पे मुख्तार अब्बास नकवी को अपॉइंट कर दिया बीजेपी ने। तो अगली न्यूज है कि गवर्नमेंट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज बनाने का अनाउंसमेंट किया है पार्लियामेंट में। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहां बनेगा, इसकी लोकेशन क्या होगी, तो नोएडा में होगी, ठीक है ना, नोएडा। तो नोएडा को गौतम बुद्ध नगर भी बोलते हैं। तो हमारे जो कल्चर मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कल्चर मिनिस्टर कृष्णा रेड्डी, उन्होंने ये पार्लियामेंट में डिक्लेयर किया कि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज जो है नोएडा में बनाएगी इंडिया की गवर्नमेंट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज का कॉन्सेप्ट क्या है कि इंडिया का जो कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए, जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है उसकी स्टडी करने के लिए, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि वहां पे जो बच्चे टेक्नोलॉजी में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वैसे यहाँ पे हेरिटेज जैसे म्यूजियम्स वगैरह में आपका करियर हो सकता है, कई तरह की चीजें। तो ये कहां बनेगा, नोएडा में बनेगा। तो आगे देखते हैं, अगली खबर है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी को लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, फार्मर्स की हेल्प करने के लिए। तो ये क्या है, किसान सारथी, किसान का मतलब फार्मर, ये तो आप देख के ही समझ जाओगे कि ये ऐप जो है ये किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो फार्मर से जुड़ा हुआ है। तो इसको किसने लॉन्च किया, तो नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया।
तो नरेंद्र सिंह तोमर क्या है, ऑब्वियसली फार्मर से रिलेटेड है, तो वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर है। तो ये किसान सारथी क्या है, तो ये ऐप है जिसके थ्रू किसान को जो है राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे मिलेगी कि बारिश कब होगी, किस वक्त कौन सा फसल लगाना सही होएगा, या फिर कुछ भी हेल्प चाहिए फार्मर्स को तो इस ऐप के जरिए वो एक्सचेंज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। अगली न्यूज है MEITY, इसका क्या मतलब है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक तरह से आप समझ लो एग्रीमेंट साइन किया है। डिजिटल कंपनी है मैप माई इंडिया। तो मैप माई इंडिया एक डिजिटल कंपनी है, उसमें आपको हर साइज के मैप मिल जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल मैप, स्टेट लेवल मैप, सिटी लेवल मैप। तो मैप माई इंडिया नाम की जो डिजिटल कंपनी है उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। तो इसकी मदद से उमंग ऐप में उमंग ऐप को आप समझ लो कि हैंडल करेगा अब मैप माई इंडिया, ठीक है ना। तो उमंग ऐप क्या है, तो उमंग ऐप के जरिए जो लोग हैं, जैसे कि गूगल में आप करते हो कि नियरेस्ट रेस्टोरेंट सर्च कर लिया, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वगैरह सर्च करते हो, तो वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है ये उमंग ऐप। तो क्योंकि ये भी मैप बेस्ड ऐप है, इसलिए मैप ऑफ इंडिया अब इसकी देखभाल करेगा। तो ये जो उमंग ऐप है इससे आप हर तरह की चीजें देख सकते हो, नियरेस्ट मंडी, ब्लड बैंक, मतलब जितने भी पब्लिक सर्विस की चीजें हैं। तो अब स्टेट लेवल न्यूज देखते हैं, इसीलिए हमने पूरी वीडियोस को लॉजिकली अरेंज कर रखा है। तो अब स्टेट लेवल न्यूज हम देखते हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि आप जान रहे हो कोविड का टाइम है, तो कोविड से रिलेटेड कोई भी स्कीम हो तो ऑब्वियसली उसको आपको मेमोरी में रखना ही रखना है। तो कोविड से ही रिलेटेड ये न्यूज है कि केरल गवर्नमेंट, जो केरला की सरकार है, उन्होंने जो प्रेग्नेंट वीमेन है, जो प्रेग्नेंट है, उनको प्रायोरिटी में वैक्सीन देने के लिए एक प्रोग्राम चलाया है। तो उस प्रोग्राम का नाम क्या रखा गया है, मातृ कवचम। मातृ मतलब मदर एंड कवचम का मतलब आप समझ ही रहे हो सिक्योरिटी। तो प्रेग्नेंट वीमेन के लिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, तो केरल की गवर्नमेंट। अगली न्यूज है बोनेलू फेस्टिवल तेलंगाना में सेलिब्रेट किया गया रिसेंटली। तो आपको बस याद इतना रखना है कि ये फेस्टिवल किस स्टेट से रिलेटेड है, तो बोनेलू तेलंगाना से रिलेटेड है, बस आप इतना याद रख लो। वैसे अगर कुछ डिटेल आप जानना चाहो तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो फेस्टिवल है ये आषाढ़ के महीने में, जो हिंदू कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग आषाढ़ का महीना जून या जुलाई के में किसी एक में या इन्हीं के बीच पड़ता है। तो ये जो बोनालू नाम का फेस्टिवल है ये बेसिकली हैदराबाद और सिकंदराबाद में ही ज्यादातर मनाया जाता है और तेलंगाना के कुछ इंटीरियर पार्ट्स में मनाया जाता है। तो फेस्टिवल का नाम याद रखोगे और स्टेट का नाम याद रखोगे, दैट्स इनफ। तो अगली न्यूज है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने बाइक टैक्सी स्कीम अपने स्टेट के लिए लॉन्च की है। तो बाइक टैक्सी स्कीम अगर आपसे कोई पूछेगा कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की तो आप कहोगे कर्नाटका ने। तो ये इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम है। तो बाइक टैक्सी क्या होती है आप जानते ही हो, जैसे आप ओला उबर में 4 व्हीलर बुक करते हो तो वैसे ही बाइक भी बुक कर सकते हो छोटे डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, तो उसी कॉन्सेप्ट को बाइक टैक्सी बोलते हैं। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये किया है, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी। तो अगली न्यूज है कि हरियाणा से, तो हरियाणा में कंट्री का यानी इंडिया का पहला ग्रेन ATM खोला गया है। कहां खोला गया है, गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम के फर्रुख नगर में खोला गया है। तो हो सकता है कि फर्रुख नगर ही ऑप्शन में दिख जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो गुरुग्राम के फर्रुख नगर ब्लॉक में ये खोला गया है। तो ग्रेन ATM का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो गवर्नमेंट कई तरह के स्कीम्स चलाती है, PDS स्कीम चलाती है जिसमें अनाज बांटती है। तो उसमें क्या होता है, आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना होता है, सामने दुकान वाला बैठा होता है, वो आपके आधार कार्ड को चेक करके फिर आपको राशन देता है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि मशीन्स लगाएंगे, ATM टाइप की मशीन्स लगाएंगे, आप आधार कार्ड डालो और आधार कार्ड से वो रिकॉग्नाइज कर लेगा और आपको अनाज मिल जाएगा। तो आपको याद रखना है कहाँ ये सबसे पहले खोला गया इंडिया में, तो गुरुग्राम के फर्रुख नगर में। अगली न्यूज भी हरियाणा से ही है। तो हरियाणा की गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम रखा है 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट। तो ब्लॉक आप समझते हो, डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में कई ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक में तोड़ा जाता है डिस्ट्रिक्ट को। तो गवर्नमेंट, हरियाणा की गवर्नमेंट ने क्या
मतलब क्लेम किया है या क्या डिक्लेयर किया है कि हर ब्लॉक में, हरियाणा के हर ब्लॉक में एक प्रोडक्ट को प्रमोट करेगी गवर्नमेंट। जैसे किसी किसी गांव के लोग अगर अच्छी कह लो कि एम्ब्रॉयडरी बनाते होंगे तो वहां पे एम्ब्रॉयडरी की के बिजनेस को प्रमोट किया जाएगा। किसी गांव के लोग डेयरी में इन्वॉल्व होंगे, दूध वगैरह का बिजनेस करते होंगे, तो वहां पे उस बिजनेस को प्रमोट किया जाएगा। तो हर ब्लॉक के लिए एक स्पेशल समझ लो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी को या एक प्रोडक्ट को प्रमोट करेगी गवर्नमेंट। तो किस गवर्नमेंट का प्लान है ये? हरियाणा गवर्नमेंट का। क्या नाम है प्लान का? तो 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट। तो अगली न्यूज है गुजरात से। तो गुजरात में कुछ बहुत अच्छा हुआ है। तो गुजरात में इंडिया का पहला बालिका पंचायत इलेक्शंस करवाया गया। तो बालिका मतलब गर्ल, पंचायत तो आप जानते ही हो। तो बालिका पंचायत ये पहली बार हुआ। तो बालिका पंचायत का कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले लोकेशन आप जान लो। तो गुजरात के कच्छ जिले के कुनारिया गांव में हुआ है ये। तो आप पूरी लोकेशन अच्छे से समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। तो ये बालिका पंचायत का कॉन्सेप्ट आप समझो कि फ्यूचर में लोगों को प्रिपेयर करने के लिए, खास करके छोटी बच्चियों, फीमेल्स को प्रिपेयर करने के लिए इस बालिका पंचायत का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो इस पंचायत में 10 से 21 साल के बीच के जो लड़कियां थी उनको इलेक्शन लड़ने का मौका दिया गया और वही लोग वोट भी कर सकते थे। तो इसमें 400 वोट्स डाले गए। तो इसका मकसद क्या था कि ये जो छोटी बच्चियां हैं इनको इलेक्शंस का मतलब समझ में आए, पंचायत का मतलब समझ में आए, ताकि फ्यूचर के लिए लीडरशिप प्रिपेयर हो सके, ताकि कल को ये लोग पॉलिटिक्स, जो लोकल लेवल की पॉलिटिक्स होती है, उसमें खुद को जोड़ सके। तो लोकेशन आप याद रखोगे, कुनारिया विलेज, कच्छ, गुजरात। अगली न्यूज है महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो देश की पहली गवर्नमेंट ऐसी बन गई है जिसने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है उसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अप्रूव कर दिया है। तो जैसे अभी डिजी लॉकर का कॉन्सेप्ट होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को, पहले तो हमारे डॉक्यूमेंट फिजिकल फॉर्म में होते थे, हमें कागज पे छाप के सर्टिफिकेट्स मिलते थे। तो अब क्या है कि आपको कागज पे तो सर्टिफिकेट मिलते ही हैं, लेकिन एक डिजिटल कॉपी भी उसकी रख दी जाती है। तो अब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने उस डिजिटल कॉपी को हैंडल करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अप्रूव कर दिया है। तो इंडिया की पहली ऐसी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो महाराष्ट्र। तो इस वजह से इंडिया जो है पूरे दुनिया में चौथी ऐसी कंट्री बन गई है जो ब्लॉक टेक्नोलॉजी की मदद से सर्टिफिकेट्स वगैरह इशू करेगी स्टूडेंट्स को। इसके पहले 3 ऐसी कंट्रीज में ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है, माल्टा, सिंगापुर और बहरीन। इन तीनों जगह पे ये ऑलरेडी चल रहा है और अब इंडिया के महाराष्ट्र में ये शुरू हो गया। अगली खबर है, गुजरात हाई कोर्ट इंडिया का पहला हाई कोर्ट बन गया है जो लाइव स्ट्रीमिंग करेगा अपनी प्रोसीडिंग्स की। तो आप कहोगे कि ये तो हम बहुत दिनों से देख रहे हैं। देखो, जब लॉकडाउन चल रहा था उस वक्त तो मजबूरी थी। तो ये जो न्यूज है ये कह रही है कि लॉकडाउन हो या लॉकडाउन ना हो, जो भी हाई कोर्ट में हो रहा है उसकी वो लाइव स्ट्रीमिंग करेगी, जो कि कोई भी देख सकता है, जिस मतलब जो ऑथराइज्ड होगा वो देख सकते हैं। तो लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली पहली गुजरात हाई कोर्ट बन गई है फॉर्मली लाइव स्ट्रीम करने के लिए, यानी ये कोरोना लॉकडाउन की वजह से फॉर्मली डिक्लेयर। अगली न्यूज है कि इंडिया की पायल कपाड़िया को अवार्ड मिला है कांस में। तो अवार्ड क्या मिला है, किस चीज का अवार्ड मिला है? याद रखोगे, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। तो नाम आप याद रखोगे, पायल कपाड़िया। कौन सा अवार्ड मिला है कांस में? तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। तो वो कौन सी डॉक्यूमेंट्री थी? अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। तो ये जो जिसको आप बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड बोलते हो उसको फ्रेंच लैंग्वेज में यानी कि कांस में ऑयल ड्योर यानी गोल्डन आई का नाम दिया जाता है। तो बहुत डिटेल आप याद मत रखो, पायल कपाड़िया और कौन सा अवार्ड? तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड, जिसको कि ऑयल डियोर भी कहा जाता है। तो अगली खबर है स्पोर्ट्स से। तो ऑस्ट्रेलिया की जो सिटी है ब्रिस्बेन, वो 2032 का समर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स को, पैरालंपिक्स यानी कि आप दिव्यांग लोगों के लिए आप जिसको कह सकते हो, तो ये होस्ट के लिए कई सारी कंट्रीज बिडिंग करती है ना, तो वो डिक्लेयर किया जाता है, बहुत पहले डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो 2021 ओलंपिक्स की होस्ट सिटी क्या है? तो ब्रिस्बेन। तो ब्रिस्बेन कहाँ, किस कंट्री में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। अभी भी ओलंपिक्स चल रहे हैं, आप देख रहे हो। तो विद्या गुरु एक स्पेशल ओलंपिक के ऊपर एक वीडियो आपके लिए लेके आएगा। तो
जब जब काफी आप समझ लो कि ओलंपिक्स खत्म होते ही विद्या गुरु पे वो आपको वीडियो दिख जाएगी। तो ब्रिस्बेन जो है डिक्लेयर किया गया है 2032 का होस्ट। और अभी जो ओलंपिक्स चल रहे हैं वो कहाँ चल रहे हैं, तो टोक्यो में चल रहे हैं, टोक्यो जापान में चल रहे हैं। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ओलंपिक्स चल रहे हैं तो हो सकता है कि किसी एग्जाम में अभी रिसेंटली कोई एग्जाम हो तो आपसे पूछ लिया जाए। तो लॉजेन नाम का जो शहर है वो स्विट्जरलैंड का, वहां पे है इंटरनेशनल ओलंपिक कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर। तो न्यूज क्या है कि ब्रिस्बेन को सिलेक्ट किया गया है 2032 के लिए। तो 2032 तो अभी बहुत दूर है, उसके पहले भी तो 2024 में ओलंपिक्स होने वाले हैं। तो वो ओलंपिक्स कहां होंगे, तो ओलंपिक्स होंगे पेरिस में। तो 2024 की जो होस्ट सिटी है वो है पेरिस, और 2028 तो 2028 की होस्ट सिटी है लॉस एंजलिस यानी अमेरिका, पेरिस यानी फ्रांस। तो नेक्स्ट न्यूज, इंडिया को 2026 बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप होस्ट करने का मौका दिया गया है 2026 में। तो कौन होस्ट करेगा, इंडिया करेगा। क्या होस्ट करेगा, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप। इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इससे पहले भी इंडिया एक बार कर चुका है होस्ट, तो ये सेकेंड टाइम है। तो इसके पहले 2009 में इंडिया ने होस्ट किया था, उस वक्त ये हैदराबाद में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूज, पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम फास्टेस्ट बैट्समैन बन गए हैं, जिन्होंने की 14 वनडे इंटरनेशनल सेंचुरीज लगाई हैं, फास्टेस्ट। तो बस इतना ही आप याद रखोगे, पाकिस्तान क्योंकि रिसेंट अभी बने हैं। तो पाकिस्तान के कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाबर आजम, तो इन्होंने क्या किया है, फास्टेस्ट 14 ओडीआई सेंचुरीज लगाई है। तो सिर्फ 81 इनिंग्स में इन्होंने ये 14 सेंचुरीज कंप्लीट कर ली। तो नेक्स्ट न्यूज, लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन कौन है, तो मर्सिडीज जो ये कह लो कि रेसिंग टीम है, कार रेसिंग टीम, फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम, तो उसके मेंबर हैं लुइस हैमिल्टन। तो इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स क्या है, फॉर्मूला 1 का की चैंपियनशिप होती है। तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स कहाँ पे कंडक्ट किया गया था, तो सिल्वर स्टोन सर्किट, यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि ब्रिटिश है तो ब्रिटेन में ही किया गया होगा। तो इससे ज्यादा आप कुछ याद मत रखो, लुइस हैमिल्टन ने जीता है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक बटन हिट कर दो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि रेगुलरली हम काफी सारे अच्छी अच्छी वीडियोस डालते रहते हैं आपके बेनिफिट के लिए। तो जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाया करेंगी। और अगर आप सीरियसली ये चाहते हो कि अगले 6 महीने 1 साल में आप जिस भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो वो आप क्रैक कर लो, तो ये आपके लिए आपकी स्क्रीन पे दिख रही है आपकी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। एक बार सिर्फ आपको 6 महीने तक सीरियसली विद्यागुरु के साथ प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद आपका जो भी सपना है, जो भी एग्जाम है, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो हमारे पास हर तरह के कोर्सेज अवेलेबल है। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी सीजीएल कह लो, यानी जो भी आप कह लो, तो क्योंकि हमारा जो स्टडी मटेरियल होता है वो हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। जैसे ही हमको लगता है कि चेंजेस करने चाहिए, कोई नया क्वेश्चन पूछ लिया कभी एग्जाम में, तो हमारा जो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा वो बाकियों की तरह नहीं है कि 5 साल से बिल्कुल अपडेट ही नहीं हुआ। तो ये कई सारे आपको एडवांटेजेस मिलेंगे विद्यागुरु पे। तो अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज 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 ये वेबसाइट आप देख पा रहे हो विद्यागुरु की, तो एक बार आप जरूर विजिट करना, ठीक है। और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो खुद के लिए।